हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते की इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको मैप्स पे इंपॉर्टेंट लोकेशंस को मार्क करना है। हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते में आई हुई सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस के बारे में, उनकी क्या रेलेवेंस है। और चलिए करते हैं इसको रिवाइज। और सबसे पहले आपके लिए दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस। The Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, signed in 2018, determines the maritime boundaries and resource sharing agreements among the littoral states. ये बात हो रही है कैस्पियन सी की। तो पहली चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि कैस्पियन सी का जिक्र जब आए तो वो कहां पर है। इस मैप में आप बता सकते हैं मुझे कैस्पियन सी कहां पर है। तो ये सांप जैसी बॉडी जो दिख रही है, इट इज कैस्पियन सी। अब सवाल पूछ रहा है कि कन्वेंशन ऑन द लीगल स्टेटस ऑफ द कैस्पियन सी साइन हुआ 2018 में। इसके हिसाब से आसपास की मैरीटाइम बाउंड्री और रिसोर्स कैसे शेयर किया जाएगा इस सी का, वो डिसाइड किया गया। इनमें से कौन सी कंट्रीज इस कन्वेंशन की पार्टी है? रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। राइट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर 1 2 3 4 1 3 4 5 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या आपको पता है कैस्पियन सी के आसपास किन कंट्रीज की बाउंड्रीज लगती हैं? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कई ऐसी कंट्रीज हैं जिसके थ्रू इंडिया कॉरिडोर बनाना चाह रहा है। जैसे इंडिया का INSTC कॉरिडोर यहीं से पास होता है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसके बाद अशगाबाद एग्रीमेंट का एक कॉम्पोनेंट इसके आसपास से गुजरता है। फिर आप बात कर लो, हम जो चाबहार पोर्ट से कनेक्टिविटी बिल्ड करना चाहते हैं सेंट्रल एशिया की और यूरेशिया की, वहां पर भी कैस्पियन सी का इंपॉर्टेंट रोल है। तो इससे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, जो भी लोकेशन है, उसका पता आपको होना ही चाहिए। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या है। आज हम इसको डिस्कस भी करेंगे। जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। द स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, ऑफन रेफर्ड एज डूम्सडे वॉल्ट, एक वॉल्ट जहां पर बीजों को रखा जाता है कि अगर दुनिया कल को खत्म हो गई, बाढ़ आ गई, तूफान आ गई, हमारी जो मानव जाति है वो सर्वाइव नहीं कर पाई और कुछ लोग कहीं बच गए, तो उन्हें कहाँ से कुछ और बीज मिलेंगे जिसको बो के वो फिर से दोबारा एग्रीकल्चर की शुरुआत कर सके अगर कोई ऐसी दिक्कत आ गई तो उस केस में एक डूम्सडे वॉल्ट है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, जहां इंडिया से भी कुछ क्रॉप्स के सीड्स जाकर वहां जमा रहते हैं। तो आपको बताने में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? इट इज द आर्कटिक स्वालबर्ड आर्किपेलागो, यूटिलाइजिंग परमाफ्रोस्ट फॉर नेचुरल सीड प्रिजर्वेशन। It is managed jointly by United Nations and Norwegian government. Its primary purpose is to provide seeds to farmers during crop failures and caused by climate change. The vault stores duplicate seed samples from gene banks worldwide to safeguard genetic diversity. इनमें से बताइए करेक्ट आंसर क्या है? 1 4 2 3 1 2 3 1 3 4 1 2 4। बहुत सिंपल सी बात है, बात हो रही है डूम्सडे वॉल्ट की, स्वालबार्ड के बारे में। आज हम ये भी जानेंगे कि स्वालबार्ड लोकेटेड कहाँ है और क्या है ये सीड वॉल्ट, कैसे काम करता है। आप तत्काल ये सोचिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है और कमेंट बॉक्स में एकदम मेंशन कीजिए कहाँ पर ये आपको लग रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। पहला टॉपिक है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी में लगातार वाटर लेवल डिक्लाइन करता जा रहा है, पानी लगातार घटता ही जा रहा है। और खासतौर पर पिछले 2005 के बाद से अगर हम देखें तो पिछले 20 सालों में लगभग 31,000 स्क्वायर किलोमीटर की इसमें कमी देखी गई है। वाटर लेवल इतना घटता जा रहा है, कैस्पियन सी डिक्लाइन कर रहा है। ऑलरेडी सेंट्रल एशिया के पास एक और वाटर बॉडी एरल सी जो थी वो लगभग खत्म सी हो चुकी है, जहां एक डेजर्ट बनता जा रहा है एरल सी की जगह पे। तो कैस्पियन सी में हम यही कमी देखते जा रहे हैं, जो दिखाता है किस हद तक क्लाइमेट चेंज प्रभाव कर रहा है चीज़ों को, किस तरह और दिक्कतें आ रही हैं। ये परेशानियां बढ़ाएंगी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए, जिनके पास ऑलरेडी कोई सी रूट नहीं है, ओशन नहीं है जिससे वो ट्रेड कर पाए। कैस्पियन सी इंपॉर्टेंट वाटर सोर्स है, कनेक्टिविटी बढ़ाता है, यहाँ भी पानी कम होता जा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं पहली बात, कैस्पियन सी को कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती है, क्या उज्बेकिस्तान इसके बॉर्डर पर है? तो आपका जवाब होगा नहीं। उज्बेकिस्तान किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में यूके, दो देश हैं जो एरल सी के आसपास बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर हम बात करें कैस्पियन सी के बारे में, तो कैस्पियन सी की बाउंड्री शेयर होती है किस किस के बीच में? कजाकिस्तान, रशिया, ईरान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान। यानी अगर आप इसको ठीक से स्प्लिट करें तो कैस्पियन सी के आसपास के देशों का नाम होता है तारिक। तो अगर तारीख की बात करोगे तो आपको तारीख से याद हो जाएगा कि कैस्पियन सी के आसपास की कंट्रीज तारीख हैं: तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान यहाँ नहीं है। उज्बेकिस्तान आपको कंफ्यूज करने के लिए किया जा सकता है, एरल सी में उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान की बाउंड्री आती है। तो ये है कैस्पियन सी। वोल्गा रिवर भी यहाँ इससे जुड़ी हुई आप यहाँ देख सकते हो, ये वोल्गा रिवर का पाथ हो गया। तो रशिया, अजरबैजान, यहाँ से आपका INSTC कॉरिडोर जाता है। INSTC कॉरिडोर यहीं से गुजरता है, जो अजरबैजान के बाकू शहर से होकर गुजर रहा है। तो इसलिए भी रेलेवेंट है। तुर्कमेनिस्तान के साथ हमारी तापी गैस पाइपलाइन के ऊपर बात चल रही थी, जो नहीं हो सकी ऑब्वियसली पाकिस्तान अफगानिस्तान के विवाद की वजह से। कजाकिस्तान से हमारा यूरेनियम का एग्रीमेंट है। तो इन तरह
के कारणों से बहुत रेलेवेंट हो जाता है कैस्पियन सी हमारे लिए, और इसके आसपास कनेक्टिविटी कॉरिडोर हम डेवलप और करना चाहते हैं। हम सेंट्रल एशिया के महत्वपूर्ण रिसोर्सेज तक एक रूट क्रिएट करना चाहते हैं कि चाइना के अलावा वो हमें भी रिसोर्सेज बेच सके। उनको भी ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है कि वो बेचना चाहते हैं, हमें खरीदना है, उनको खरीदार चाहिए, हमें बेचने वाला चाहिए जो सस्ती दरों पे हमें दे सके ये संसाधन, जिसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज टॉप पर दिखती हैं। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात ये भी है कि इसके अलावा कुछ और रीजन्स भी हैं, जैसे कैस्पियन सी के अलोंग ईरान, अजरबैजान, रशिया, ये बड़े मार्केट्स भी हैं जिनके साथ आपके साथ कनेक्टिविटी बिल्ड हो सकती है। इसलिए कैस्पियन सी के थ्रू भारत के कई रूट्स पास हो रहे हैं, लेकिन यहाँ क्लाइमेट चेंज का प्रभाव ऐसा दिख रहा है कि कैस्पियन सी सिकुड़ता जा रहा है हर एक साल। तो कैस्पियन सी के आसपास की कंट्री याद रहेगी आपको तारिक के नाम से, तारिक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तारीख से कैस्पियन सी। अगला टॉपिक है स्वालबार्ड। स्वालबार्ड क्या होता है? स्वालबार्ड का मतलब है एक सीड वोल्ट। सीड वोल्ट का मतलब क्या होता है? सीड वोल्ट मतलब है कि कोई भी ऐसी लोकेशन जहां पर आप बीज को रख सको। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि बीज क्यों रखे जाते हैं। अगर मान लो कल को धरती पे कोई आपदा आ गई और सारे जो हमारे पेड़ पौधे हैं सब नाश हो गए, तो कहाँ से फिर हमें अगले क्रॉप्स के लिए बीज मिलेंगे? वो बीज दुनिया के जितने भी महत्वपूर्ण पेड़ हैं, जो जगह हैं, उनका ऑलरेडी एक लोकेशन है जहाँ वो स्टोर रहते हैं, वो है स्वालबार्ड में। स्वालबार्ड असल में आप देखो ग्रीनलैंड के पास यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड का इलाका है। ये असल में नॉर्वे के गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये इलाका, नॉर्वेन कंट्रोल में आता है, ये रहा स्वालबार्ड। और यहीं पर है सीड वोल्ट। ये सीड वोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीड वोल्ट के अंदर सीड स्टोर किए जाते हैं फॉर लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन, की अगर कभी कोई डूम्सडे आया, कभी सब कुछ तबाह हो गया, तो वहां पर ये हमें प्रोटेक्ट कर पाएगा। स्वालबार्ड की जब लोकेशन की बात करें कहाँ पर है, तो ग्रीनलैंड के साइड में, और ये रहा नॉर्वे के बिल्कुल 3 घंटे की दूर यहाँ स्वालबार्ड होता है। और स्वालबार्ड पर है डूम्सडे सीड वॉल्ट, जो 150 मीटर डीप पहाड़ों के नीचे दबा हुआ है। एक टनल है जिसमें आप पहले एंट्री होगी, एंट्रेंस हॉल से आप टनल से जाओगे और यहाँ जाकर मिडिल रूम में इसमें सीड भरे जाते हैं बीच के चैम्बर में, ताकि अगर कुछ भी आ जाए, चाहे अगर भूस्खलन हो जाए, हिमस्खलन हो जाए, दुनिया भर में तबाही मच जाए, फिर भी ये वॉल्ट सिक्योर रहेगा। और ये है वो जगह, एक बार ये देखिए, ये लोकेशन है पहले मैप पे ग्रीनलैंड के साइड में। यहाँ छोटा सा आपको आइलैंड दिख रहा है कि आर्कटिक के पास है बिल्कुल, ये रहा वो इलाका स्वालबार्ड, ठीक है, लोकेशन दिख रही है आपको। और ये इसकी जगह, इसको मैनेज करते हैं 2 लोग, एक तो नॉर्वे की जो मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर की वो, प्लस क्रॉप ट्रस्ट वो, प्लस आपको एक जो जीन बैंक है इनका, जेनेटिक जो सीड्स को सेव करता है। इन 3 के बीच में यूएन का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। भारत से भी कुछ सीड्स यहाँ रखे जाते हैं स्वालबार्ड में, ताकि हर वैरायटी के सीड्स बचाए जा सके इन केस ऑफ अ डिजास्टर, जहाँ धरती से इस तरह की वनस्पति का नाश हो जाए। तो क्या इसमें किसानों की मदद होगी? नहीं। क्या ये आप नॉर्मली यहाँ से सीड निकालोगे? नहीं। ये डूम्सडे के लिए, अगर सब कुछ तबाह हो गया तो वहाँ हमें ये मिल जाएगा। तो लगभग $8.9 मिलियन से ये बनता है। इसकी 2.5 बिलियन सीड्स रखने की कैपेसिटी है। एक जेनेटिक रिसोर्स है कि अगर कभी दिक्कत आई तो फूड सप्लाई में क्रॉप की डाइवर्सिटी रह सके। यहाँ तक कि इतना स्ट्रांग है, ये न्यूक्लियर मिसाइल भी इस पर गिरेगी तो उसको कुछ असर नहीं होगा, तो पूरी दुनिया ध्वस्त हो जाएगी पर ये बचा रहेगा। तो ये खास बात है। फ्लडिंग आई ग्रीन, यहाँ तक कहा जाता है कि देखो अगर पूरा का पूरा ग्रीनलैंड पिघल भी गया तब भी स्वालबार्ड का एक सीड बैंक नुकसान नहीं होगा, न्यूक्लियर बम इसके ऊपर मार दिया तब भी नुकसान नहीं होगा। तो बिल्कुल इसको सेफगार्ड करने की पूरी तैयारी है। सो ये बात होगी स्वालबार्ड की। और कौन मैनेज करता है वो, कहाँ पर है ये, और क्या इंडिया के सीड्स यहाँ जाते हैं? हाँ, इंडिया के सीड्स भी यहाँ रखे गए हैं डाइवर्सिटी को बचाने के लिए, ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं जो बात करता है साउथ कोरिया के बारे में। साउथ कोरिया में अचानक एक चीज़ देखी गई, अचानक नहीं, जो एक अच्छी खबर है इनके लिए, इनके चाइल्ड बर्थ में थोड़ी इंक्रीज देखी गई है। पहली बार 9 सालों में इनके यहाँ जो चाइल्ड बर्थ है उसमें थोड़ी सी इंक्रीज देखी गई। नॉर्मली क्या होता था कि अक्सर यहाँ पर एक डेमोग्राफिक डिजास्टर की ओर ये बढ़ते दिख रहे थे, जहाँ पर इनका डेमोग्राफिक्स यानी इनके जो लोग हैं वो शादियाँ नहीं कर रहे, बच्चे पैदा नहीं कर रहे, इनकी जनसंख्या बिल्कुल शिथिल हो गई है, घटती जा रही है साल दर साल। तो पूरे देश के ऊपर बहुत दबाव था कि इस तरह तो हमारी पूरी इकोनॉमी, पूरा देश ही कोलैप्स कर जाएगा। तो अब इनके लिए खुशखबरी की थोड़ा सा यहाँ पे ग्रोथ देखा गया। अब साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, 2 भाई और दोनों के बीच में खूब तबाही। तो इनकी बाउंड्री को और इससे जुड़ी हुई कुछ जगहों को हमें पता होना चाहिए, जैसे 38th पैरेलल। अब 38 डिग्री पैरेलल बोला जाए कहाँ है, तो ये है वो जगह नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में। लेकिन क्या इनकी बाउंड्री है? नहीं, इनकी बाउंड्री है DMZ कहते हैं इसको। ये 38th पैरेलल है। ये नॉर्मल एक लाइन बनाई गई थी बाउंड्री की पहले कि यहाँ पर बॉर्डर होगा, लेकिन उसके बाद कोरिया में 1950s में वॉर हो गई थी और इधर से नॉर्थ कोरिया से हमला हो रहा था, जिसका सपोर्टर थे चाइना और USSR। ये इनको सपोर्ट कर रहे थे। अभी भी आप देख लो, किम जोंग उन जो है वो असल में अपना वो कम्युनिस्ट कहते हैं, है डिक्टेटर। यहाँ साउथ कोरिया के साथ में जापान हो गई, USA हो गई और वेस्टर्न कंट्रीज नेटो वगैरह सारी की सारी आ गई एक तरह से, जो इनके साइड से लड़ रहे थे। तो एक बार तो घसीट के बहुत आगे तक इनको लेके आ गए थे, सियोल वियोल सब कैप्चर कर लिया था यहाँ तक, फिर इनको पीछे ले गए ये। और अभी वर्तमान में ये आ गया आपका मिलिट्री डिमार्केशन जोन, जिसे DMZ कहते हैं।
डीमिलिटराइज जोन जो यहाँ पर है, ये आप देख रहे हो, ये इलाका है। तो इसके तरह बाउंड्री डिसाइड की हुई। तो इंशोन, सियोल, ताइबेक माउंटेन्स, ये सारे अभी नॉर्थ कोरिया में नहीं बल्कि साउथ कोरिया में आते हैं। तो अगर आपसे बोला जाए 38 डिग्री पैरेलल कहाँ है, तो वो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में। क्या वो अभी बाउंड्री है? नहीं। डीएमजी जो है वो है, डीमिलिटराइज जोन जो है वो है, ये ग्रीन वाला आप देख रहे हो, इसे कहते हैं डीमिलिटराइज जोन, डीएमजेड। इसमें अलग अलग बाउंड्री है, यानी मिलिट्री डिमार्केशन लाइन है, इधर वाली, ये पूरा नो मैंस लैंड है। यहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा आप मिलिट्राइज जोन किसी को कहते हो तो इस इलाके को कहते हो। तो आई होप आपको याद रहेगा ये क्या है और क्यों इतना रेलेवेंट है, ये डीमिलिटराइज जोन क्यों फेमस है, कहाँ पर है, किस देश में है, और न्यूज़ क्या आई है, डेमोग्राफिक्स वहाँ पर चेंज हो रहे हैं। अगली खबर आई है चीन से। चीन में के एम्बेसडर ने बात की हिस्टोरिक टी हॉर्स रोड की, जो इंडिया और चाइना को जोड़ता था थ्रू तिब्बत। क्या था ये टी हॉर्स रोड? अब देखो, टी हॉर्स रोड का मैप देखते हो तो पहले यहाँ कोलकाता से लेके इसमें लीजियांग, दाली, चेंगडू, ये पूरा इलाका कनेक्टेड था। होता ये था, देखो ये चाइना का वो इलाका है। अब इसी रूट के थ्रू चाय जो है, पहले वो चाइना में ही थी, चाय चाइना से बाकी देशों तक पहुंची है टी। केस ये था कि अगर आपसे पूछूं हॉर्स टी रूट कहाँ पर था, तो वो तिब्बत, चाइना और इंडिया वाला रूट था। ये कैसे डेवलप हो? देखो, यहाँ लहासा और तिब्बत की रीजन में जो राजा रहा करते, जो लोग रहा करते थे, ये हाई एल्टीट्यूड का इलाका है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। तो यहाँ पर इनको कुछ गर्म पेयजल की ज़रूरत थी, यानी टी जैसी गर्म पेयजल जो सर्दियों में अमृत की तरह काम करती है, ऐसा कुछ उन्हें मिल जाए तो कितना अच्छा हो। और यहाँ इनके पास चाय के बागान थे। तो ये क्या करते थे, चाय के ऐसे ईंटें बनाते थे, जैसे आज भी आप चाय की ब्रिक्स देखते हो, जो पैकेजिंग होती है बड़े लेवल पे, वो ब्रिक्स के हिसाब से होती है। वो जाता था इधर से इधर, और यहाँ जा रहा है तो भाई टी आएगा तो यहाँ से भी कुछ जाएगा, नहीं तो पैसे जाएंगे। तो जैसे जब पहले अंग्रेजों को चाय इन्होंने बेचनी स्टार्ट करी, अंग्रेजों का तो सारा पैसा ही चाइना चला गया। फिर उन्होंने अफीम की लत लगानी स्टार्ट करी चाइनीज लोगों को, ताकि अफीम यहाँ ये लोग लें और बदले में हमें चाय दें। और अफीम ये ग्रो करते थे इंडिया में, जहाँ से सारा की सारी चाय वहाँ भेजा करते थे। यहाँ पर इससे पहले क्या था कि चाइना में ज़रूरत थी इनको हॉर्सेस की, जो हॉर्सेस यहाँ मिला नहीं करते थे आमतौर पे। तो यहाँ से चाय जाती थी, यहाँ से घोड़े आते थे। तो इट्स ए टी हॉर्स रूट था, यानी यहाँ से पूरा चाय और हॉर्स का रूट हुआ जाता था। फिर यहाँ से चीज़ें स्पाइसेस वाला मामला आ गया, तो ये इधर से होते हुए आपका भूटान, सिक्किम क्रॉस करते हुए कोलकाता तक ये रूट था। अब चाइना ने क्या सोचा था हाल के समय में, एक कॉरिडोर यहाँ डेवलप करने का, कोलकाता टू कुनमिंग का एक कॉरिडोर डेवलप करने की सोच रहे थे। इसका नाम दिया था बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार कॉरिडोर, BCIM कॉरिडोर। भारत ने शुरुआती लेवल पर इसमें इंटरेस्ट भी दिखाया था, लेकिन बाद में एक कॉरिडोर बन गया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट, BRI का। तो भारत ने कहा भाई BRI का पार्ट है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि BRI आप POK से निकाल रहे हो, यानी पाकिस्तान से गुजर रहा है, POK से गुजर रहा है, तो हमारी अखंडता, हमारी सोवरेनिटी पर आप क्वेश्चन कर रहे हो। तो इसलिए हम इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। और भारत ने कहा भाई टाटा बाय बाय, हम इसको ज्वाइन नहीं करने वाले, और भारत ने कहा कि नहीं करेंगे। तो कोलकाता कुनमिंग कॉरिडोर अभी भी चाइना जोड़ने की तैयारी कर रहा था। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं हॉर्स टी रूट कहाँ पर था, तो वो चाय, घोड़े का व्यापार चाइना, तिब्बत और इंडिया के बीच में था, पूरा ये रूट था। इसमें आप लहासा, चेंगडू, क्वामदो, नीचे कोलकाता आ गया, इनके बीच में व्यापार यहाँ बढ़ा करता था। इसमें मसाले, घोड़े और चाय, 3 प्रमुख चीज़ें होती थी जिनका व्यापार होता था, आदान प्रदान होता था। तिब्बत से घोड़े इधर जाते थे, यहाँ से चाय यहाँ आती थी। तो ये रूट अगर आपसे पूछा जाए पेपर में किससे जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी टी हॉर्सेस, और साथ में सेकेंडरीली इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, इट इज़ रिलेटेड टू स्पाइसेस एज वेल। ये 3 चीज़ें यहाँ आपस में जुड़ती थी। चाय, मसाले इसमें बाद में जुड़े, पर प्रमुख रूप से चाय और टी का यहाँ पर व्यापार होता था। ये तो हो गया कौन सा रूट, टी हॉर्स रूट। तो पाथवे साउथ वेस्ट चाइना, यूनान और सिचुआन असल में वो इलाका है जिसे चाइना का राइस बोल भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चावल की खेती होती है, राइस बोल ऑफ चाइना से कहते हैं। इसे सदर्न सिल्क रूट भी कहते हैं, कि ऑब्वियसली यहाँ सिल्क विल भी जाएगा। पर प्राइमरी जो ट्रेड का रास्ता था वो कालिम्पोंग, कोलकाता। कालिम्पोंग इज़ लाइक लद्दाख, सॉरी, ये आपको सिलीगुड़ी के पास एक इलाका है, उसका नाम कालिम्पोंग है। उस रूट से आप कोलकाता तक जा सकते हो, तो वो रूट पहुँचाया जाता था। तो ये एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट था, ठीक है। अगले टॉपिक पे आए, नेक्स्ट इज हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन इन गल्फ ऑफ मन्नार। अब मेरा आपसे सवाल है, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है और पाक स्ट्रेट कहाँ पर है, ठीक है। ये आपको क्लियर है या नहीं, किस लोकेशन पर है, क्यों मुद्दे में है। भारत सरकार को पता लगा कि गल्फ ऑफ मन्नार में 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का डीप सी रीजन में हम हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो इसको लेकर कुछ विवाद है कि मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो सकता है, काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने एक 10th एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी निकाली है, जिसमें कुछ ब्लॉक्स ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोर किए जाएंगे। इसमें 25 ऑफशोर एरियाज हैं। तो गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है, लक्षद्वीप सी में है,
इसमें 21 आइलैंड है और पाक स्ट्रेट दूसरी साइड है। तो ये है गल्फ ऑफ मन्नार, ये आपका पाक स्ट्रेट वाला इलाका हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका ये दूसरा 2 आपके वाटर बॉडीज हो गई। तो गल्फ ऑफ मन्नार का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। यहीं पर गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जो पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो मरीन मैमल्स हैं जो लगभग इंडेंजर्ड हैं, वो सारे के सारे काफ़ी लेवल पे यहाँ रहते हैं। चाहे डुगोंग की बात कर लें, सी टर्टल्स की बात कर लें, ये दुनिया का यूनिक फॉसिल बेलंगोसिस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए जो ये रीजन है, तो अगर आपसे पूछा जाए बेलेनो ग्लोसस कहाँ पर है, आपसे पूछा जाए इंडिया के आसपास डुगोंग और सी टर्टल्स की इंपॉर्टेंट लोकेशन कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए वो है गल्फ ऑफ मन्नार में, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। अब गल्फ ऑफ मन्नार की लोकेशन याद रखिए, ये आपका श्रीलंका से तमिलनाडु की साइड आओगे या केरला की साइड जाओगे, किस साइड है वो, यानी आप यहाँ नीचे केरला की साइड आओगे, तमिलनाडु की साइड थोड़ा उधर देख लें, केरला यहाँ पर है, तो इस साइड खिसक के आओगे तो आपको गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिलेगा। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जहाँ बात की गई है अफ्रीका की। इंडिया जापान के बीच में मीटिंग हुई तो बोला गया हमें रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करना चाहिए अफ्रीका में, जो चाइना के जंगल में फंसता जा रहा है। रिसोर्सेज कहाँ कहाँ क्या क्या है अफ्रीका में, जरा उसको भी देख लें। तो देखिए कुछ ना एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो टॉप मिनरल्स हैं दुनिया के, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है देशों के लिए। जैसे जिप्सम हो गया, पेट्रोलियम तो सबको पता ही होता है, लेकिन इसके अलावा आपके लिए जैसे कॉपर के मामले में दुनिया में टॉप मोस्ट में से एक है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। आप बात कर सकते हो कुछ ऐसे इलाके जहां भारी मात्रा में आपके पास फोस्फेट मिलता है, जैसे मोरक्को, ठीक है। सल्फर जाम्बिया में मिलता है, टाइटेनियम केनिया में मिलता है, मेडागास्कर में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है जहाँ जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं उसकी एक लिस्टिंग है इसमें, जहाँ आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज कहाँ कहाँ मिलते हैं वो लिस्ट किया गया है, ताकि आप इसको देख के ये कंपेयर कर सकें कि अगर आपसे पूछा जाए किस रीजन में क्या मिलता है तो वो आप डिफाइन कर सको। बाकी कई देशों में अफ्रीका के क्रिटिकल मिनरल्स मिलते हैं जिनके ऊपर चाइना की बुरी नज़र पड़ी हुई है, जो इन देशों में काफ़ी सारा निवेश पहले से करके बैठा हुआ है, जैसे मैंगनीज, निकल, प्लेटिनम, कॉपर, ग्रेफाइट, कोबाल्ट। अगर हम कोबाल्ट की बात करें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में अगर आप देखो तो कोबाल्ट और कॉपर दोनों का बहुत बड़ा भंडार है। ठीक उसी तरह अगर आप कैमरून में देखो तो यहाँ भी कोबाल्ट का भंडार आपको देखने को मिलेगा। जाम्बिया में कोबाल्ट का भंडार देखने को मिलेगा, बोत्सवाना में आपको कोबाल्ट का भंडार देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत मोरक्को में भी कोबाल्ट का भंडार देखने को मिलेगा। अब कोबाल्ट क्यों ज़रूरी है, कोबाल्ट किस चीज़ में काम आता है, क्या ज़रूरत है इसकी, लिथियम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। लिथियम को अगर आप देखो तो घाना में लिथियम है, लिथियम की बात करो आपको नाइजीरिया में लिथियम है, माली में लिथियम है, रवांडा में लिथियम है, युगांडा में लिथियम है, जिम्बाब्वे में लिथियम है, मलावी में लिथियम है। लिथियम का एक सोर्स नामीबिया में भी है, DRC में तो है ही है। तो देखो DRC में आपको कॉपर है, कोबाल्ट है और लिथियम है। तो आपकी जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, जो आपकी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है, लिथियम आयन बैटरीज की आपको ज़रूरत पड़ती है। आपको फ़ोन्स बनाने हैं, जो टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, वहाँ पर आपको कोबाल्ट, निकल, लिथियम ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। तो उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको, अगर अपने आप को चाइना का अल्टरनेटिव बनाना है। चाइना अपने आप इन एरियाज़ पे लगातार अपना कब्जा जमाता जा रहा है, अपनी पैठ बढ़ाते जा रहा है। इसलिए इंडिया को अगर अफ्रीका के अलग अलग रीजन्स में अपने आप को सिक्योर करना है कि कहाँ पर क्या मिल रहा है, कि क्या की सोर्सेज हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को सिक्योर करो, इन चीज़ों के बारे में जानें, इन चीज़ों को समझें और इनको याद रखें। अच्छा, क्यों DRC इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों कैमरून इंपॉर्टेंट है, क्यों नाइजीरिया इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको मार्क कर सकते हैं मैप में, ताकि आपको याद रहे। एक बार में याद रहने वाला है नहीं, पर DRC में क्या मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट मिल रही हैं, कोबाल्ट, कॉपर और लिथियम भी यहाँ मिल रहा है। और कॉपर कोबाल्ट में तो दुनिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर स्टेट में से एक, और यहाँ इतना बवाल मचा हुआ, इतना युद्ध होता रहता है। तो क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में देश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका नाम याद रखना ज़रूरी है। बोत्सवाना की बात होगी, नामीबिया की बात होगी, मलावी की बात हो गई। तो इनकी मैपिंग करके एक बार आपको लोकेट जरूर करिए, ताकि आप इसको बाद में रिवाइज कर सकें। मेंस के लिए पर्सपेक्टिव से IR के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप अगर मैं आपसे मैप में पूछूँ मार्क करने, स्वालबार्ड कहाँ पर है, कैस्पियन सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं बॉर्डरिंग, ठीक है, कुछ अफ्रीका के रिसोर्सेज पूछ लिया जाए कहाँ पर है, तो वो आप मेंशन कर पाओगे। बाकी रहा, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल PW Only as ऑफिशियल। आपको हम अगर इस वीडियो का PDF चाहिए, इस नीचे एक लिंक मिलेगा PW वाला, उस पर जाइए, वहाँ पे रजिस्टर करिए, फ्री है वो। वहाँ से आपको फिर जो अगर आप ऊपर ऑप्शंस में जाएंगे तो आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर लिखिए एंड हैव अ नाइस डे।